हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना एक नया यूनिट दैट इज सेल एंड इट्स सेल साइकिल। ये जो पूरी सेल की यूनिट है, इस पूरी यूनिट में 3 चैप्टर्स हमें करने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है इस यूनिट में वो है बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी बायोमॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर होते हैं, बेसिक उनके स्ट्रक्चर, उनका क्या रोल है, एंजाइम्स के बारे में इसमें पढ़ाएंगे आपको। और तीसरा चैप्टर आपका आता है सेल साइकिल वाला, सेल डिवीजन वाला। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला पार्ट है, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या क्या पढ़ना है हमको, देखो। सबसे पहले इस चैप्टर में हम आपको क्या बताएंगे, बेसिक्स बताएंगे सेल के, सेल की डिस्कवरी, उसके बेसिक्स। तो किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई। देन हम आपको बताएंगे कि यहां पर किस तरीके की शेप्स होती हैं सेल की, अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं सेल की। उसके बाद सेल के साइज क्या होते हैं, अलग अलग सेल के क्या साइज हैं। 2 बड़े टॉपिक हैं जो यहां पर हमें पढ़ने हैं। एक टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। और दूसरी जो सेल होती है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। तो ये आपने बेसिक्स कहां पढ़े हैं, अपने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल एक मच डेवलप्ड सेल होती है, ह्यूमंस में, प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल के। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड पॉइंट आपका, पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल में मैं इसमें पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। डिफरेंट ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है। दिस इज द ओवरऑल चैप्टर जहां पर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और सेल का बेसिक फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेल क्या होती है? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे आप अपना हाउस बनाते हो, अपना घर बनाते हो, तो उसके लिए बेसिक यूनिट आप क्या यूज करेंगे, ब्रिक्स। ऐसे ही अगर एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक ब्रिक क्या है, दैट इज अ सेल। और अब हमने बोला इसको फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप रेस्पिरेशन करते हैं जिंदा रहने के लिए, न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सक्रीशन होता है। ऐसे ही हर सेल, ईच सेल अपने आप में कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटी रखती है, उसके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, रेस्पिरेशन हो, वेस्ट प्रोडक्ट वो भी रिलीज करेगी। ऑब्वियसली वो ग्लूकोज लेकर के उसका ऑक्सीडेशन भी करेगी। अगर वो एक यूकैरियोटिक सेल है तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल के अंदर करेगी। अगर वो स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, एक बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सिंगल सेल के अंदर ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो अपने आप में वो एक फंक्शनल यूनिट भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, सारे ही ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सबसे बड़ी बात, अगर कोई लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो सेल से मिलकर ही बना है। और एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक सिंगल सेल से ही बना होगा पूरा ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ये सारी बातें, ये बेसिक बातें आपको ऑलरेडी आती होंगी। मैं फिर भी इसका एग्जांपल बता दूं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ऑब्वियसली एक सेल है, अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। दूसरा, एसेंशियल फंक्शंस भी अपनी लाइफ के ऊपर परफॉर्म कर रही है। भाई एक बैक्टीरिया की सेल है, एक यीस्ट है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अपने आप में पूरा ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बोले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक डिफरेंट तरीके की सेल को एलोकेट कर दिया जाएगा और वो फंक्शन करेगी। मतलब डिवीजन ऑफ क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। तो बहुत तरीके की सेल्स हैं, देखो ये लिखा भी है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब भाई आपकी एपिथेलियल टिश्यू है तो स्किन का है, कहीं ना कहीं ऑर्गन्स की लाइनिंग के ऊपर है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। मसल टिश्यूज है तो मसल सेल्स हो गई।
इसके अलावा आपकी बॉडी में नर्वस टिश्यू है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कर रही है। ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही हैं। हर तरीके की सेल जो अलग अलग सेल्स हैं वो ग्रुप में आकर कर एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती हैं और इन सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? These group of cells which perform similar kind of function and जो सिमिलर तरीके की होती है उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। तो सिंपल सी बात है, सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। टिश्यूज से मिलकर क्या बनेगा भाई? ऑर्गन बनेगा। और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एट द एंड क्या बना देगा? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपली सेइंग। तो आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स की जो हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर में, जैसे एक बेसिक सेल है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर दिखा दो आपको, है ना। जैसे क्या होता है एक सेल के अंदर एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? बाहर की लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक लिक्विड सा होगा, अंदर फ्लूइड जो होगा सेल का, उसे हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्म मतलब फ्लूइड और साइटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड, सिंपल। इसके बाद अंदर की तरफ क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो कोई भी अगर सेल है तो उस सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? बेसिक 3 कंपोनेंट। एक सेल है तो ये 3 कंपोनेंट तो मिलने ही मिलने हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो है, ये मैं फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जरूर एक सेल के अंदर होगा। एक्सेप्शंस हैं इसमें, जैसे कि मैच्योर आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, जो फ्लोएम के अंदर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी मैच्योर जो सीव ट्यूब्स होती हैं न्यूक्लियस नहीं होता। एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन लिविंग सेल अगर है जनरली तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इसके बाद क्या कहते हैं हम? इसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर क्या होती है? एक बाउंड्री और होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और होती है, और वो लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल की। तो ये सेल वॉल क्या सिर्फ प्लांट सेल में होता है? नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है सेल वॉल। सेल वॉल कहां कहां होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो सभी सेल्स में होगा। यूकैरियोटिक में हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, दूसरा फंजाई, इनके अंदर भी सेल वॉल होता है। लेकिन ह्यूमन सेल या एक एनिमल सेल में सेल वॉल होता है? आंसर इज नो। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने आपको बाहर की लेयर बता दी। इसके अलावा अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म तो बता ही दिया, न्यूक्लियस बता दिया। तो ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए सेल मेम्ब्रेन ये रही, अंदर की तरफ आप देखोगे जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनल्स हैं। कुछ ऑर्गेनल्स के नाम तो आपको याद ही होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल की। तो हम मानते हैं कि भाई जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। कब डिस्कवरी करी? 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? उन्होंने कॉर्क सेल्स देखी थी। कॉर्क सेल्स इस तरीके के हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और ये जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये जो जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके से एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने स्टडी करे थे। और बात ये है कि ये जो सेल्स उन्होंने स्टडी करी थी एक कॉर्क के अंदर, एक ट्री का जो एक कॉर्क होता है, एक बार्क होता है, उसको देख करके जब उन्होंने स्टडी किया तो ये सेल्स डेड सेल्स थी। तो क्या अगर हम बोलें कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स को देखा? नहीं, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था, कॉर्क सेल्स को देखा था। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। इन्हें हम कह सकते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार स्टडी किया उन सेल्स को जो लाइव सेल्स थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाइव सेल्स को स्टडी करने वाले कौन से साइंटिस्ट का नाम है? एंटोन वॉन ल्यूइनहुक। आपसे बोला जाएगा सेल की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने करी? तो आंसर था रॉबर्ट हुक। इसके बाद अलग अलग तरीके के और भी साइंटिस्ट आए, जैसे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की।
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो इन्वेंशन जब हुआ तो उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेल्स एक सेल की हमें पता लगती गई। देन आगे अगर हम डिस्कस करें तो हम बात करेंगे दो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट की, या कह सकते हैं हम, ये जो है एक बॉटनिस्ट थे, मैथ्यूस श्लाइडन बॉटनिस्ट, और थियोडोर श्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो बॉटनी क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजिस्ट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल स्टडी। ठीक है, तो बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट दिस मैथ्यूस श्लाइडन और थियोडोर श्वान, इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया। बॉटनिस्ट जो थे, श्लाइडन जो थे, उन्होंने अपनी स्टडी प्लांट्स पे करी और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। प्लांट मिलके बनती है एक मेम्ब्रेन से, आउटर बाउंड्री होती है उसकी। उन्होंने सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस किया यहाँ पर, और कुछ बातें बताई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। वहीं थियोडोर श्वान ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की बात करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी। उन्होंने भी यही बोला कि जो एनिमल सेल, अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, वो लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म में देखी जाती हैं। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं लिविंग सेल से बने हैं। तो दोनों को कंबाइन करके एक हमने क्या बनाई? सेल थ्योरी। दोनों की स्टडी को इंडिपेंडेंटली कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई गई, जिसे हमने बोला सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी में यह बताया गया कि सबसे पहला पॉइंट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सेल अपने आप में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। वो अपने आप में एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, एक फंक्शन यूनिट भी है लाइफ की। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो श्लाइडन एंड श्वान ने अपनी थ्योरी से दिए, लेकिन दोनों ही ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नई सेल्स बनती कैसे हैं। उसके लिए एक अलग साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। उन्होंने अपने पॉइंट में ये कहा कि नई सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, पुरानी सेल्स से। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल्स बनती हैं, और उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है ओमनिस सेलुले ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उनका डिवीजन होता है तब वो नई सेल अराइज होती है। तो ये एक तो पहली बात, ये 3 पॉइंट आप याद रखिए विद रिस्पेक्ट टू सेल थ्योरी। और रुडोल्फ वर्चाउ ने थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट दिया था। देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये सारी सेल जो है नई सेल बन जाती है, और नई सेल जब बन रही है तो वो कहां से बन रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से डिवीजन के बाद बन रही। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके बाद हम ओवरव्यू ऑफ द सेल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स,